सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। मैं संतोष सिंह बघेल। आज इस लाइव में आप सभी का स्वागत है। मेरे सभी शिक्षक साथी, देश और प्रदेश के हर कोने से सभी नॉन टेट शिक्षक साथी, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? नमस्कार राजीव जी, आपका उत्साहवर्धन मिलता रहता है, सपोर्ट आपका, हमारे सभी शिक्षक भाइयों का इस संघर्ष में। हाँ स्वप्निल जी नमस्कार। देखो मुझे मस्त है राजीव जी, चलिए मस्त रहना भी चाहिए। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। बड़ी बहन अर्चना सिंह, महिला जिला अध्यक्ष हमारी, सादर प्रणाम आपको। अतुल गोयल जी नमस्कार। अमित कुमार मिश्रा जी नमस्कार। देवेश मिश्रा जी नमस्कार। हाँ बता रहे हैं, बताने के लिए लाइव आया हूँ। संतोष मिश्रा जी नमस्कार। हम सोच रहे हैं कि सभी हमारे शिक्षक साथी जुड़ जाए ताकि जो बातें हों तो फिर उस बात में जो भी जितने शिक्षक साथी हैं जुड़े वो कनेक्टेड रहें। और विपिन शुक्ला जी नमस्कार। आशीष कटियार जी नमस्कार। ठंड बढ़ गई है उत्तर भारत में, हमारे हिंदी भाषी राज्यों में। उत्तर भारत में ठंड इस समय अपने चरम पे चल रहा है। प्रवीण गुप्ता जी नमस्कार। उन्नाव से ऋचा त्रिपाठी जी नमस्कार। शैलेंद्र सिंह मऊ अभी नहीं जुड़े हैं हमारे संघर्ष के, वो भी एक साथी हैं महत्वपूर्ण। संतोष जी नमस्कार। बड़ी बहन सुनीता त्रिपाठी जी नमस्कार। हमारे तेज तर्राक जनपद के पत्रकार धनंजय राय अर्जुन जी, आपका भी नमस्कार है। उमेंद्र प्रताप सिंह जी, अवधेश जी नमस्कार। संतोष दुबे जी नमस्कार। मैं आज कुछ पॉजिटिव नोट्स पे बात अपनी शुरू करूंगा। और हाँ जसवीर जी नमस्कार। सभी बड़ों को नमस्कार, छोटों को स्नेह। हाँ विपिन चौधरी जी नमस्कार। अमरीश, सभी हमारे शिक्षक साथी जुड़ जाएं। 1 मिनट और मैं समय लूंगा आप लोगों से। आशीष मिश्रा जी, संध्या वेला का नमस्कार आप सभी लोगों को। देश के हर कोने से हमारे सभी शिक्षक साथी जो जुड़े हैं इस लाइव में, आप सभी का हार्दिक स्वागत। बांके जी नमस्कार। संतोष पांडे जी नमस्कार। शिखा जी नमस्कार। कौशलेंद्र सिंह जी, रानू सिंह जी। मैं एक पॉजिटिव नोट्स पे शुरू करूंगा। निदा फाजली जी मेरे बड़े ही पसंदीदा शायर हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी शायरी बड़े ही दृष्टांत और जैसे कहें कि जीवन संघर्षों को बयां करती है। तो मैं उसी नोट पे आज इस लाइव को शुरू करूंगा कि सफ़र में धूप तो होगी, है ना। सफ़र पे आप अगर निकले हैं, इफ़ यू आर ट्राइंग टू पुल योर सेल्फ आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, है ना, तो तकलीफें तो हैं। तो उनकी यही लाइन है कि सफ़र में निकलोगे तो धूप तो होगी, सफ़र में निकलोगे तो धूप तो होगी, और भीड़ से अकेले निकल सको तो चलो। आप अगर संघर्ष पथ पर चल रहे हैं और संघर्ष के लिए सब कुछ लगाए हैं तो बीच में अपने सफ़र को मत छोड़िए। और सफ़र का मतलब ही है कि धूल आएगी, बारिश होगी, कोहरा पड़ेगा, धुंध होगी, संघर्ष के बहुत सारे दुश्वारियां आएंगी आपके रास्ते में, लेकिन सफ़र में हमको अपने संघर्ष को नहीं छोड़ना है। तो निदा फाजली जी की यही शायरी कि सफ़र में
निकलोगे तो धूप तो होगी, भीड़ से अकेले निकल सको तो फिर चलो। अगर आप इस संघर्ष पर हमारे सहगामी बनना चाह रहे हैं, हमारे साथ अपने इस जायज मांग के लिए लड़ना चाह रहे हैं, तो अपने संघर्ष को, अपने जज्बे को, अपने ऊर्जा को, अपने उत्साह को, अपने मनोबल को, अपने आत्मविश्वास को, अपने जीवटता को, अपने साहस को, अपने पुरुषार्थ को बिल्कुल जीवंत रखिए, क्योंकि हमको अपनी सफलता को उस आयाम तक पहुंचाना है। शैलेंद्र सिंह जी, हमारे जिला संयुक्त मंत्री जी, नमस्कार। आप हमारे अति प्रिय साथी, जो हमारे संघर्ष में शुरू से लेकर अंत तक आप लगे हैं, और हमेशा आपका मनोबल साथ हर तरह से मिलता रहता है। दिल्ली से लेकर हर जगह आप हमारे साथ थे। हम लोगों ने जो संघर्ष की यात्रा शुरू की, उसमें हमारे आप महत्वपूर्ण सहगामी हैं। बड़े भैया विनय सिंह सोलंकी जी, नमस्कार। तो निदा फाजली जी की इसी शायरी से मैंने शुरू किया। तो संघर्ष का पथ ही हमने चुना है, और संघर्ष का पथ हम आगे बढ़ चुके हैं, और हमारी इस जायज मांग को सरकार बिल्कुल मानेगी। और हम थोड़ा सा देर लग रहा है, चीज़ें चूँकि मामला इतना बड़ा है कि उस मामले पे हम थोड़ा सा ये, भाई अब मानव स्वभाव है कि हम अपेक्षा करते हैं कि चीज़ें जल्दी से दुरुस्त हो जाएं। सही भी है, और परेशान भी रहते हैं, क्योंकि संदीप सिंह जी, नमस्कार, हमारे परम मित्र मुगरा बसापुर से, सभी भाइयों को। तो ये लगता है कि बहुत जल्दी, मैं लेकिन बार बार ये कहता हूँ कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, है ना। अगर समस्या बड़ी है तो थोड़ा सा समाधान में उसके समय लगेगा। ये बहुत ही रेलिवेंट है। इट विल टेक सम टाइम, सम अप्रोप्रिएट टाइम, है ना। तो कुछ समय लगेगा, लेकिन हमारा जो रास्ता है वो बिल्कुल सही चल रहा है, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग आज का जो विषय है उस विषय पे आते हैं। कुछ बहुत अच्छी खबरें भी हैं जो आज के इस जो लाइव में मैं आपको बताऊंगा, और जुड़े रहिए। और जो चीज़ें चल रही हैं, चाहे विधायी प्रयास हैं, चाहे जो संसद में चीज़ें हुई हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर और जो हमारे संघर्ष में जो भी चीज़ें चल रही हैं, उसके विषय पे मैं सभी चीज़ों पर बिंदुवार सारे विषयों पर मैं प्रकाश डालूंगा। तो पहले तो शुरू करूंगा कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के रीट पुनर्विचार याचिका पे उस दिन हमारे जो जिला उपाध्यक्ष राज सिंह टोनी जी ने आपको अच्छे से बताया कि चूंकि 15 दिसंबर को फिर से नोटिस किया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनर्विचार याचिका पे, तो उसमें जो है कि कुछ चीज़ें थी जिसपे मेरी भी बात हुई प्रदेश अध्यक्ष जी से, विनय तिवारी जी जो हमारे हैं, उनसे बात हुई। मैंने उनको बताया भी कि प्रकरण में अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा सा देखने के लिए है। तो उन्होंने एमएलसी साहब से बात की, तुरंत बात की उसी दिन। फिर राजेश जी ने आपको सारे विषयों पर अवगत भी कराया कि तुरंत जो है कि विधायक जी वो एसीएस जो थे, जो हमारे पार्थ सारथी जी, उनसे उन्होंने बात की, और उन्होंने प्रकरण को तुरंत संज्ञान में लेकर संबंधित काउंसिल जो अंकित गोयल जी, उनसे बात की और चीज़ों को तुरंत अपडेट करने के लिए बोला। तो उसमें जो 5 चीज़ें आई थी वो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको। आप उसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार इनिशिएट कुछ हो जाता है, आप एक बहुत अच्छे से समझ लीजिए। उसमें कोई भी चीज़ को मिस इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुनर्विचार याचिकाएं हैं और ये बहुत बड़ा मामला है। 26 से ज़्यादा पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल हो गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ चीज़ों को उन्होंने फिर से नोटिस किया है, तो उसके लिए जो है कि एसीएस साहब ने बात भी की है, और ज़रूरत पड़ेगी तो विधायक जी मुख्यमंत्री महोदय के भी संज्ञान में लाएंगे। कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा लगी कि अधिकारी या फिर वहाँ के काउंसिल थोड़ा कैजुअल हैं उस चीज़ों को लेकर। उसमें जो 5 मिस्टेक है, तो उसमें जो पहला था वो ये था कि बोल्ड पैराग्राफ हैं, बहुत मामूली चीज़ें होती हैं। फीस के लिए था कि फीस इज़ नॉट सबमिटेड ई फाइलिंग पे, और कॉज लिस्ट कॉस्ट टाइटल इनकरेक्ट है। फिर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन इज रिटन इंस्टीड ऑफ इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन। इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन लिखना चाहिए था, उसके जगह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन लिखा हुआ है। तो ये सारे 4-5 बिंदु थे, उस पर तुरंत संज्ञान लेके विधायक जी ने उस पर कहा है। और चूंकि 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक छुट्टी हो गई है, आपको राजेश जी ने सारी प्रकरण को बताया भी कि उसको तुरंत संज्ञान में लेके, तो जाहिर सी बात है वो जल्दी सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी। उसमें बहुत घबराने की वो 90 दिन 45 दिन का कोई विषय नहीं है। और
क्योंकि देखिए ईश्वरीय मंशा सबसे बलवती होती है। क्योंकि 2026 में ही सब होना है तो 25 में चीजें ऐसे ही लिंगर ऑन चलेंगी। मैं आपको बता दूं 2026 सूर्य का वर्ष है, हमारे जो प्रत्यक्ष देवता आराध्य सूर्य का वर्ष है। और सूर्य जानते हैं कि सूर्य ही ऊर्जा के सकारात्मकता के देवता हैं। तो 26 हमारे लिए आशा की किरण लेके आएगा और 2 जनवरी के बाद जो है कि ये अपडेशन भी हो जाएंगे और चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी। 2-4 जो उसमें व्यक्तिगत कुछ ऐसी रीट हैं जिसपे अभी डिफेक्ट, मैंने जो बात किया था अपने वकील साहब से, उन्होंने कहा कि उसमें 2 ही 4 में और बचा हुआ, बाकी सब हो गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की जो है उस पर फिर हम लोग एक बार बात करेंगे कि वो अपडेशन जल्दी से जल्दी हो जाए और चीज़ों को वो दुरुस्त कर लिया जाए जितनी जल्दी जल्दी हो सके, ताकि सारी रीट जो है वो कंपाइलमेंट करके क्लब अप करके उसकी सुनवाई जल्दी से जल्दी हो जाए। उस संबंध में हमारे जो एमएलसी साहब बहुत एक्टिव हैं, प्रोएक्टिव, जिस एक शब्द का इस्तेमाल हम करेंगे, वो प्रोएक्टिव हैं, पहले दिन से ही वो प्रोएक्टिव हैं इस विषय पर। हमारे प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष उमाशंकर जी, हमारे प्रांतीय संयुक्त महामंत्री अमित सिंह जी, जिला उपाध्यक्ष राजेश सिंह जी, हमारी पूरी टीम जो है कि ये एक्टिव है और इस मसले को लेकर बिल्कुल संजीदा है। और एक एक दिन जो भी अपडेशन होते हैं हम लोग इसीलिए आपके सामने रखते हैं कि आप उन विषयों को जानें। तो 15 तारीख को जब नोटिस हुआ तुरंत संज्ञान में आया, मैंने भी बात की, राजेश सिंह जी ने भी बात की, मैंने फिर प्रतिनिधि से बात किया तो उन्होंने सारी बिंदुओं को रखा, उन्होंने तुरंत उसको समझ लिया। और ये मान के चलिए कि इन चीज़ों से आपका रिव्यू ऐसा नहीं है कि वो खारिज हो जाएगा या फिर उसको डेट एक्सटेंड हो जाएगा या टाइम आउट हो जाएगा, टाइम बाउट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो 10 जनवरी के पहले ही मुझे लगता है 2 या 3 जनवरी के बाद खुलेगा, उसके पहले ही वो सारी चीज़ अपडेट होकर, और कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी जो और 2-4 हैं उसमें डिफेक्ट दूर होकर और उस पर हम लोग अपना पर्सनल इनिशिएशन करके जल्दी से जल्दी सारी चीज़ों को क्लब अप करेंगे और सब चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी। तो ये तो था अभी जो सुप्रीम कोर्ट से जो चीज़ें हैं जिनके लिए हम अभी लगे हुए हैं कि वो जल्दी से जल्दी, क्योंकि आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 सितंबर 2025 को जो आया, तो चूंकि रास्ता हमारा वहीं से, रेमेडी का जो रास्ता है वो वहीं से जाएगा। हमको जो विधायी और उपचार मिलना है वो सुप्रीम कोर्ट के ही जो जजमेंट से आया है। मैं बार बार कहता हूं कि ये जजमेंट है, जस्टिस नहीं हुआ है। मैं पहले दिन भी जब आपके बीच लाइव आया था तो मैंने यही कहा था कि 1 सितंबर 2025 को जो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, दैट वाज जजमेंट, दैट वाज नॉट जस्टिस। इट इज टोटल अनजस्टिस फॉर द टीचर ऑल अराउंड द इंडिया। द नंबर इज वेरी मैसिव। तो मैंने पहले दिन कहा था जजमेंट है, जस्टिस नहीं। तो इस जजमेंट को लेकर जो भी विधायी उपचार हमारे लिए हैं उसके रास्ते उसी पुनर्विचार याचिकाओं से। कुछ इसमें आया था कि किसी ने, कोई ट्रस्ट है जो PIL डाला है, कुछ और भी इसमें जो है कि रीट पड़ रही है। तो मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि चूंकि ये एक संवैधानिक विषय पर, RT एक्ट के विषय पर ये सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है 1 सितंबर 2025 को, और उसके बाद ये चीज एडवांस स्टेज में रिव्यू में चली गई है। तो कोई भी नई बेंच इसी प्रकरण को लेकर फ्रेश सुनवाई नहीं करेगी, कोई भी फ्रेश सुनवाई नहीं होगी, चाहे वो रीट हो या फिर PIL हो। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से आप जाएंगे कोर्ट में इस विषय पर, या फिर आप किसी रीट के माध्यम से जाएंगे, तो बहुत साफ शब्दों में मैं आपको बता दूं कि वहां से राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एडवांस स्टेज में अब रिव्यू में है। और कोई भी बेंच इस मैटर के रेलिवेंट बेंच को, जब वो एडवांस स्टेज में इसकी हियरिंग पेंडिंग है, तो उसको क्रॉसओवर नहीं करेगी। तो जो भी लोग कर रहे हैं, ये जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक फ्रूटलेस एफर्ट है, ये कोई मतलब नहीं है। पानी में लाठी मत पीटिए, है ना, अपनी ऊर्जा को वहां लगाइए जहां पर उसकी जरूरत हो। तो अभी किसी भी फ्रेश रेट की, किसी भी PIL का कोई भी एंटरटेनमेंट सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, किसी भी तरह से नहीं करेगा, क्योंकि वो पुनर्विचार से ही सारी चीजें हल होनी है। चलिए हम फिर आते हैं, जो अच्छी खबर है मैं आपको बताऊंगा। अच्छी खबर ये है कि सरकार जो है वो, हमारे जो माननीय विधायक जी मिले थे आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी से, शिक्षा मंत्री जो है भारत सरकार, तो उन्होंने उन विषयों पर सब बात की। तो उन्होंने जो बातें कही थी, अब वो व्यक्तिगत मिले थे, संगठन हमारा था, और सारी बातें सभी लोग की परीक्षा हुई कि संसद में जब सत्र चला तो माननीय मंत्री जी का बयान क्यों नहीं आया, कोई अथोराइज स्टेटमेंट क्यों नहीं आया।
चूंकि प्रकरण को थोड़ा सा समझने में और चीज़ों को देखने में, और चूंकि एक एक वर्ड का, एक एक स्टेटमेंट का एक मतलब होता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद सरकार भी अपने स्टैंड को बाकायदे समझने के बाद ही क्लियर करती है कि किसी भी तरीके से कोई कंटेम्प्ट की बात ना हो, किसी भी तरीके से ओवर रूलिंग की बात ना हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा उस विषय पर कि जो माननीय शिक्षा मंत्री, कल एक लेटर हुआ, मैं भी उस लेटर का जब इंट्रोगेशन मैंने किया अपने स्तर से, तो जब वो पेट्रोलियम मंत्री थे 2019 में, तो मैंने उनका लेटर हेड देखा, उस लेटर हेड में उनकी साइन अलग थी। फिर मैंने एक और लेटर हेड देखा जिसमें उनकी साइन अलग थी। अब वो इनिशियल था, साइन था, जो भी था। फिर कल का जो लेटर हुआ उसमें उनकी साइन अलग थी। तो जैसे बहुत सारे लोगों का मैसेज आया और उन्होंने भेजा, तो मैं भी, चूंकि अब इस समय स्थितियां इस तरह से हैं कि इतने फेक चीजें चल रही हैं कि उसमें असली चीज भी खो जा रही, पता ही नहीं चल रहा है, या फिर उसकी ऑथेंटिसिटी या उसकी पुष्टता नहीं हो पाती है। तो लेकिन फिर जो है उसको पता किया गया वहां से, तो वो पता चला कि नहीं, वो पत्र पुष्ट है। जो अरुण जी जो हमारे सांसद हैं लोकसभा में, वो जब मिले तो उन्होंने जो विषय रखा था उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि 29 जुलाई 2011 के पहले के जो भी अध्यापक नियुक्त हैं उनके टेट अनिवार्यता से छूट के संबंध में जो भी है वो विभाग को भेज दिया गया है। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अभी हमारा जो है कि नेता प्रतिपक्ष जो है उच्च सदन में उपनेता हैं, और बात हुई है धर्मेंद्र प्रधान जी से। तो धर्मेंद्र प्रधान जी से बात करने के क्रम में यही अवगत कराया गया कि सरकार इस विषय को अच्छे से समझ ली है, सरकार इस विषय को लेकर आगामी सत्र में कुछ न कुछ करने जा रही है। और सरकार, चूंकि उनका जो बयान है धर्मेंद्र प्रधान जी का, उसमें यही है कहने का, उनका जो आगे का जो हमको फेवर देने का तरीका, उसमें ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो 1 सितंबर 2025 को फैसला आया है, उसमें इन शिक्षकों को लेकर जो एनसीटी का हलफनामा है, जिसमें पैरा 4 पैरा 5 में इनके एग्जाम्पशन की बात की गई है, जिसकी उस समय व्याख्या नहीं की जा सकी कोर्ट में, जिसके वजह से सामान्यीकृत एक आदेश आ गए जिसमें सारे भी शिक्षक आ गए। तो हम इस चीज के लिए एक एफिडेविट, जो भी रिव्यू की जब सुनवाई होगी तो उसमें हम देने के लिए एनसीटी के डायरेक्टर से हम लोगों ने कह दिया है, विभाग से बात कर ली है, और वो आपके पक्ष में रिपोर्ट लगाकर हमारे जो भी सॉलिसिटर जनरल हैं उनके माध्यम से ये प्रोड्यूस करेंगे कि 29 जुलाई 2011 के पहले जो भी शिक्षक नियुक्त हैं, चूंकि उनकी नियुक्ति 2001 की नियमावली से हुई है, इसलिए वो टेट अनिवार्यता के इस उसमें नहीं आते हैं, तो इसलिए उनको छूट दी जाए। लेकिन उन्होंने एक बात और कही, वही मैं आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने यही कहा कि हम इस इतने गंभीर प्रकरण को लेकर बिल्कुल जो है कि अब चूंकि मामला 25 सांसदों ने उठाया, तो सरकार भी बहरी तो है नहीं, तो वहां से ये बातचीत में जो क्रम में पता चला, तो उन्होंने ये कहा कि फिलहाल तो हम रिव्यू जो सुनवाई है उसकी प्रतीक्षा में जो भी चीजें हमारी सरकार से आपको फेवर में देना है उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ सरकार इस बात पे भी विचार कर रही है कि जल्दी से जल्दी अगर ऑर्डिनेंस लाकर या आरटी एक्ट में कोई इस तरह से उपबंध जोड़ के कोई इन शिक्षकों के लिए जो है कि, एक मिनट, एक फोन आ गया था, इन शिक्षकों के लिए अगर एग्जाम्पशन की बात को लेकर अगर कोई संवैधानिक अड़चन आ रही है, बात समझिए, अगर संवैधानिक अड़चन आ रही है किसी भी तरह के एनसीटी के गजट से या आरटी एक्ट के जो भी चार्टर है उसमें अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो रहा है कि जिसमें इन शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट में अगर हम लोग करते हैं, सुप्रीम कोर्ट उस हिसाब से संतुष्ट नहीं होती है, बात समझिए, एनसीटी के माध्यम से जो हमारे फेवर में चीजें एफिडेविट के माध्यम से उस समय हियरिंग के समय एनसीटी को नोटिफाइड करने के बाद एनसीटी द्वारा प्रोड्यूस की जाएंगी, अगर सुप्रीम कोर्ट उस चीज को इनकम्प्लीट मानती है, उस चीज को इनएप्रोप्रिएट मानती है, उस चीज से अनसेटिस्फाइड रहती है, उस चीज को अनसेचुरेटेड मानती है, उस चीज को लेकर वो उसको पूरी तरीके से तसल्ली नहीं होती है, वो इनएडिक्वेट मानती है, अपर्याप्त जिसको कहते हैं, तो फिर सरकार उन विधायी प्रयासों के भी लिए बिल्कुल तैयार है। और उन्होंने आधिकारिक रूप से तो नहीं, अनौपचारिक रूप से वार्ता के क्रम में ये बताया कि हम उन प्रयासों पर भी लग गए हैं कि हम
देश के उन 25 लाख शिक्षकों की आजीविका पर संकट नहीं आने देंगे, क्योंकि सरकार बहुत महत्वपूर्ण कारक है और सरकार ये जानती है कि इतनी बड़ी संख्या है कि कोई किसी भी तरीके से कुछ भी गलत इनके साथ हम नहीं करेंगे। सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है। तो उन्होंने कहा है कि हम इस संबंध में अगर सरकार की तरफ से कुछ भी ऑर्डिनेंस लाना हो, अगर सत्र चलता है तो ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत ही नहीं है। 123 ऑर्डिनेंस तब लाया जाता है जब सत्र न चल रहा हो और 6 महीने के अंदर उसको स्टैंडिंग कमेटी के बाद दोनों सदनों से पास कराना हो। लेकिन अगर सदन में हम एक बिल लाएंगे, आरटी एक्ट में अगर इसको जोड़ना होगा तो, या फिर जो भी चीजें होती हैं वो विधायी प्रयासों में, उसमें हम इन टीचरों के लिए उपबंध की व्यवस्था करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि 20 जनवरी से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और आज हम लोगों ने, हमारे जो प्रांतीय संघ महामंत्री अमित सिंह जी से मेरी बात हुई है, तो हम लोग उन प्रयासों के लिए कल परसों से निकल रहे हैं। जो भी हमारे आदरणीय सांसद हैं, चूंकि एक थोड़ा सा विधायी अड़चन ये होती है कि जो सत्तारूढ़ दल के सांसद होते हैं वो प्रश्नकाल में व्यवहारिक नहीं होता अपने ही सरकार से तारांकित या अतारांकित संदर्भों में प्रश्न पूछें। आपको पता होगा कि प्रश्नकाल में 2 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तारांकित तो एक अतारांकित। तारांकित में मौखिक जवाब देते हैं संबंधित मंत्रालय के मंत्री, जिस विषय पर प्रश्न पूछा जाता है उससे संबंधित विभाग के मंत्री जवाब देते हैं, और अतारांकित में वही जवाब वो लिखित रूप से देते हैं और वो तुरंत देते हैं। 377 की तरह नहीं होता कि 1 महीना 2 महीना जो भी पूछा गया था कि जो बलिया के हमारे सांसद वहां के हैं, शायद चंदौली के या भदोही के, उन्होंने तो 377 के तहत जो है कि ये है कि उसमें 1 महीना 2 महीना में जवाब, ऐसा नहीं होता है। अतारांकित में आपको 1 से 2 दिन या सत्र के खत्म होने से पहले जवाब देना होता है। तो अतारांकित में आपको वहीं पे इंटरप्रिटेशन होगा। जैसे अगर हमारे किसी सांसद महोदय ने अगर प्रश्न पूछा है इस विषय पे, तो 15 दिन पहले वो चीजें तैयार, उनको जानकारी में रहता है, विभाग के जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र प्रभार, वो जवाब देते हैं। फिर उसके सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस सप्लीमेंट्री फिर आंसर आते हैं, फिर सप्लीमेंट्री अगर क्वेश्चन कुछ प्रोड्यूस हो रहा है तो फिर पूछे जाते हैं, फिर उसके आंसर आते हैं। तो इस क्रम में बहुत ही जो प्रश्न का जो पर्याप्त उत्तर जब तक नहीं आ जाता है तब तक उस विषय पर सारगर्भित और विस्तृत चर्चा होती है सदन में। तो उसके क्रम में आज बात हुई है। तो जो नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा उपनेता प्रमोद तिवारी जी, उनसे भी वार्ता हुई है आज शाम को और कल परसों हम लोग जाएंगे और जो भी हमारा ड्राफ्ट है उसके माध्यम से हम उनको अवगत कराएंगे और वो इस विषय को प्रश्नकाल में उठाएंगे। और जैसे कि हम बता रहे हैं कि एक शिक्षक को ये पता चलना चाहिए कि भाई कि सरकार का क्या तैयारी है, सरकार क्या क्या स्टैंड है, बिल्कुल पॉजिटिव है। लेकिन आपके कानों तक जब तक कुछ ना जाए तब तक भाई विश्वास करना जाहिर सी बात है कि एक सामान्य है कि भाई मुझे भी पता चलना चाहिए, किसी ने सुना, मैंने तो नहीं सुना, है ना। तो यही विषय के लिए हम लोग 1 से 2 दिन में जा रहे हैं। आभार भी ज्ञापित करेंगे जो हमारे सांसद हैं, और चूंकि मैंने आपको बताया सत्तारूढ़ दल के सांसद, हम उनको भी आभार ज्ञापित करेंगे जो उन्होंने शून्यकाल पूछा। लेकिन हम टेक्निकल इन चीज़ों पर, चूंकि मैं आपके बीच सारी बातें बिल्कुल ओपनली कहता हूं कि टेक्निकल ये होता है कि सत्तारूढ़ दल के कोई भी सांसद नहीं होता कि वो अपनी पार्टी से ही किसी भी प्रश्न के बारे में, प्रश्नकाल में किसी भी विषय पे प्रश्न पूछे। तो इसलिए हम लोग जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं और जो और हैं हमारे माननीय सांसद, उनके माध्यम से हम सत्तारूढ़ दल जो हमारा जो सरकार है उनसे हम इस विषय पर प्रश्न पूछने का यही उद्देश्य है कि सभी शिक्षकों को इस विषय पर पूरी जानकारी मिल जाए। तो मैं आपको बता दूं कि सरकार एनसीटी के माध्यम से तो पहले दिन से ही, जो हमारे विधायक जी एमएलसी साहब तैयार थे, उस दिन से ही बिल्कुल तैयार है कि हम उसके लिए जो भी होगा। लेकिन सरकार इस विषय पे भी तैयार है कि अगर इसमें, जो आपने सुना था कि बिरला जी ने कह दिया ये सरकार का विषय नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिरला जी एक लोकसभा अध्यक्ष हैं, तो वो हो सकता है जल्दी में या फिर कुछ अनुशासन बनाने के चक्कर में बोल दिया हो, लेकिन ये सरकार का ही विषय है, केंद्र सरकार का ही विषय है। क्योंकि केंद्र सरकार के ही अधीन, मैं आपको बता दूं कि समवर्ती सूची, जब 1976 का जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहते हैं 42वां संशोधन हुआ, तो उसके बाद शिक्षा को समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। समवर्ती सूची का मतलब ये होता है कि राज्य सरकारें
सारी अहर्ता, सारे नियमन, सारे भर्ती करेंगी, लेकिन अगर कोई विषय आपत्तिजनक है तो केंद्र सरकार का उसमें 100% हस्तक्षेप होता है। तो ये केंद्र सरकार का ही विषय है, ये बिल्कुल केंद्र सरकार ही इस पर जो है वो हमारे इस रेमेडीज को प्रोवाइड करेगी, वो केंद्र सरकार को ही देना है, क्योंकि आरटी एक्ट का मामला है, उससे जुड़ा है। तो इसमें राज्य सरकार का कोई विषय ही नहीं है। राज्य सरकार को जो करना था पुनर्विचार याचिका में, राज्य सरकार चली गई है और बाकी सारा जो भी है काउंटर वो केंद्र सरकार पे है। तो हम लोग इस क्रम में अब आगे लगने वाले हैं कि प्रश्नकाल में 15 दिन पहले जो चूंकि शून्यकाल में हमारे सभी सांसद महोदय ने इतना अच्छे से हमारी आवाज उठाई कि पहली बार संसदीय इतिहास में किसी विषय पर 2 दर्जन से ज्यादा सांसदों ने अपना कीमती समय, भाई आपको बता दूं कि लोकसभा के एक मिनट की कीमत होती है, 2 मिनट दिया जाता है किसी प्रश्न को पूछने में, एक मिनट की कीमत करोड़ों रुपए की होती है। एक मिनट की कीमत करोड़ों रुपए की। अगर 25 सांसदों ने 50 मिनट 1 घंटा दिया है, ठीक है भाई, हम भारत के नागरिक हैं और हमारे लिए ही वो, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि सत्तारूढ़ या फिर विपक्ष के सभी सांसदों ने शिक्षकों के महत्व के इस विषय को रखा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अच्छी खबर यही है कि सरकार दोनों तरीकों से आपके लिए तैयार है। एनसीटी के माध्यम से फेवर देने के लिए तो तैयार ही है, प्लस वो जो विधायी उपचार है जिसमें आप ये कह रहे हैं कि अध्यादेश लाए या फिर संशोधन करे। संशोधन का विषय उस पे शिक्षा मंत्री जी का यही था कि संशोधन की जरूरत तो तब पड़ेगी जब सुप्रीम कोर्ट हमारे एनसीटी के दिए गए एफिडेविट से संतुष्ट नहीं होता है। तो उन्होंने ये भी कहा कि हम जो भी चीजें हैं अगर संशोधन करके वो चीजें अगर ज्यादा जो है कि पर्याप्त होंगी एक एफिडेविशन के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं कि एक अध्यादेश लाकर ये स्पष्ट कर दे। देखिए उसमें संशोधन में क्या है, संशोधन में उस एक्ट में या चार्टर में जो है एक लाइन एडिशनल जोड़ के एक व्याख्या कर देनी है कि इसमें इनएक्टमेंट के पहले के जो भी टीचर हैं वो इसके दायरे में नहीं आते हैं। जो भी अमेंडेशन है टेट का, उसमें सारा जो भी मिस इंटरप्रिटेशन है, चाहे जो भी डिस्क्रिपेंसी है, वो इसलिए दूर हो जाएगी कि अगर दोनों सदनों से एक बिल इस तरह से बना के कि जिसमें ये स्पष्ट व्याख्या कर दी जाए कि 29 जुलाई 2011 के पहले जो भी नियुक्त हैं वो इसके मैंडेशन के दायरे में नहीं आते हैं। तो वो अगर चीजें अगर सुप्रीम कोर्ट में हो जाती हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि उसके पहले के 2011 के पहले के जो भी शिक्षक है जिस पे आदेश लगा हुआ है वो सरकार के द्वारा अगर बिल पारित हो जाता है, राष्ट्रपति द्वारा शासन उसका साइन होके वो एक कानून बन जाता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसको बिल्कुल कंप्लायंस करेगा और किसी भी तरीके से फिर हमारे लिए कोई हित की बात नहीं होगी, है ना। तो ये अब तक के जो हमारे प्रयास हैं, अब हम लोग कल या परसों से ही हम लोग शुरू करेंगे और वहीं तक नहीं, हम लोग और भी सांसद महोदय जाएंगे। हम आदरणीय सीमा द्विवेदी जी से भी बात करेंगे और आभार ज्ञापित करेंगे, उन्होंने बड़े दमदारी से हमारी आवाज उठाई। और जो भी और नेता हैं उनसे भी हम मिलेंगे, सबसे मिलने का प्रयास करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि 20 जनवरी को बजट सत्र में हमारे ज्यादा से ज्यादा सांसद जो हैं वो प्रश्नकाल में इस विषय को उठाएं, ताकि जिस तरीके से शून्यकाल में ये प्रश्न गूंजा है पूरे भारत में, उसी तरीके से प्रश्नकाल में इस तरह से गूंजे कि नेता जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा इस पे विस्तृत उनका जो स्टैंड हो वो आधिकारिक रूप से जो वो कह रहे हैं, अनौपचारिक रूप से वो और औपचारिक रूप से कहें। कल का लेटर आपने देखा ही है कि अगर इस तरह से कुछ भी निगेटिव रहता तो इस तरह का लेटर उन्होंने वो जारी नहीं करते। उन्होंने क्या समझ को भेज दिया, अग्रसारित कर दिया गया है। उन्होंने यही कहा था हमारे जो विधायक जी से कि हम एनसीटी के माध्यम से जो भी आपके पक्ष में रिपोर्ट लगानी है वो हम लगा के एनसीटी को जब नोटिफाइड किया जाएगा तो हम आपके फेवर में ही उन चीजों को रखेंगे, जिससे सभी शिक्षकों को राहत मिल जाएगी। उसमें कोई भी कोताही अब किसी तरीके से बरती नहीं जाएगी, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। लेकिन उसी क्रम में मैंने आपको बताया कि जो सांसद जी ने बात किया तो उन्होंने यही कहा कि हम जो है इस पर भी विचार कर रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में एनसीटी द्वारा प्रोड्यूस जो भी चीजें एफिडेविशन के विषय पर अगर सुप्रीम कोर्ट उसको इनएडिक्वेट मानता है, अपर्याप्त मानता है, तो हम अपने विधायी प्रयासों के अगले चरण में उसमें एडिशनल उपसर्ग जो बंद जो भी जोड़ के अगर शिक्षकों के हित में ये प्रयास सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगर मांगा जाता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। आगामी सत्र में जल्दी से जल्दी इस विषय पर हम अपने कैबिनेट में चर्चा कर जो है, लेकिन स्टैंड क्लियर है, गवर्नमेंट का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है
कि वो आपको बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी तरीके से आपको राहत जरूर देगी, क्योंकि ये भारतीय इतिहास के कर्मचारी इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फैसला आया है, जिसमें 25 लाख टीचर नहीं, परिवार मैं कहूंगा 25 लाख परिवार से जुड़ा एक जो है कि आया है सुप्रीम कोर्ट का आदेश। तो ये कोई छोटा आदेश नहीं है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी ये भी पता चला है कि 16 दिसंबर को जो पीएनपी परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने हमारे डायरेक्टर को लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एनसीटी और सीबीएसई ने विशिष्ट बीटीसी सेवारत प्रशिक्षण के 6 माह के सर्टिफिकेट को डीएलएड के विषय पर जो लोग फॉर्म डाल रहे हैं उसको विधिक सत्यापित नहीं माना है, और अभी सेवारत के लिए कोई भी इस तरह से गाइडलाइन नहीं है, तो उसमें अभी भी विभाग तैयार नहीं है। यूपी टेट की डेट भले चली गई है मई में, लेकिन आपको बता दूं कि विभाग में इस तरह की चर्चा है, क्योंकि वहां पता चला है जो बातचीत हो रही है, तो वहां पे सेक्रेटेरिएट से यही पता चला है, सेक्रेटेरिएट में कुछ लोग हैं, तो उस विषय पर जो अभी डायरेक्टर साहब से जो परीक्षा की गई है उसमें उसके क्रम में उन्होंने अभी असमंजस की स्थिति बनी है, और चूंकि सीबीएसई एनसीटी नहीं मान रहा है, आप समझिए अगर केंद्रीय नियामक संस्था नहीं मान रही, सीबीएसई नहीं मान रही, एनसीटी नहीं मान रही है, तो एक राज्य के डायरेक्टर कैसे मान लेंगे, किस तरीके से मान लेंगे कि नहीं इस विशेष बीटीसी का सर्टिफिकेट है, ये आप सेवारत भर सकते हैं। और किसी भी राज्य में जो पुनर्विचार के लिए गए हैं, इस तरीके से जो है कि सी-टेट में भरने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया था, ना किसी राज्य ने कोई शिथिलता दी है, ना कोई वो दिया। तो उस विषय पे भी मैं आपको आगे बताना चाहूंगा कि सी-टेट में फॉर्म भरने के लिए जो कुछ लोगों ने जल्दबाजी कर दी है, वो थोड़ा सा पैनिक हो गए थे, और ठीक है पैनिक होना स्वाभाविक है, लेकिन अभी भी हमारे राज्य सरकार की तरफ से कोई भी स्पष्ट गाइडलाइन या कोई आदेश नहीं आया है आज की तिथि तक। और मैं आपको ये भी बता दूं, यूपी टेट भी जो प्रस्तावित है उसमें भी सेवारत को भरने के लिए नहीं है, क्योंकि देखिए सी-टेट के लिए नहीं आया तो यूपी टेट के लिए भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सरकार चूंकि गई है रिव्यू में, तो ये आप मैनिपुलेट करके अपने आप को तसल्ली देके सर्टिफिकेट लगा के बिल्कुल परीक्षा आप भले दे रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इस विषय पर कोई गाइडलाइन। तो ठीक है आप लोगों ने भरा है, लेकिन ये मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि अभी भी सरकार की तरफ से सी-टेट हो या किसी भी तरह के जो भी परीक्षाएं हैं उसमें भरने के लिए कोई भी शिथिलता सेवारत के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आना होता तो सरकार पहले दिन जजमेंट के बाद ही कह देती कि आपको 2 साल के अंदर देना। तो उस विषय को आप बिल्कुल स्पष्ट रखिए कि जिन्होंने नहीं भरा उनको कोई हताश होने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने भरा है वो पैनिक होकर भरे हैं। और यूपी टेट में भी आपके लिए कुछ भी इस तरह का नहीं होने जा रहा है कि सेवारत के लिए कुछ कॉलम देने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि सेवारत के लिए अलग से टेट की भी बात चली, तो ऐसा भी कुछ नहीं अभी आया। जब तक सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई है केंद्र सरकार, और मैं आपको बता दूं ये यूपी का मामला नहीं है। यूपी के अगर डायरेक्टर ने दे भी दिया तो बाकी सारे स्टेट में इस तरीके से डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी, असमानता आ जाएगी, तो इस तरीके से कुछ नहीं होने जाएगा कि सब राज्य अपनी अपनी चाल चलें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि केंद्र सरकार के विषय से ही सोल्यूशन निकलना है, तो यूपी सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो बिल्कुल कोऑर्डिनेट करके ही इस पे चलेगी। और पुनर्विचार याचिका में सारे स्टेट्स गए हैं, सिर्फ आंध्र प्रदेश ने अपने लोगों को एक ऑप्शनल दिया है, कंडीशनल नहीं दिया है, मैंने बताया था ऑप्शनल दिया है कि वो टेट की परीक्षा दे, तो उन्होंने सेवारत के लिए एक अलग परीक्षा ही आयोजित की है, ऑनलाइन परीक्षा सेवारत के लिए अलग से आयोजित की है। बाकी किसी भी स्टेट में इस तरह की कोई बात नहीं है, और ना ही वहां स्टेट के द्वारा वहां के अधीनस्थ शिक्षकों के परीक्षा में बैठने के लिए किसी भी तरीके का कोई वो जारी हुआ है गाइडलाइन। और जो भी बीएसए द्वारा एनओसी हुआ है उसका तो कोई मतलब नहीं, वो बिल्कुल इरेशनल है। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, हम लोग बिल्कुल इस लड़ाई में बने हुए हैं। और एक कहानी मुझे याद आ गई, मैं अच्छे नोट पे खत्म भी करूंगा, अच्छे नोट पे शुरू किया हूं तो अच्छे नोट पे खत्म भी करूंगा। गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध जा रहे थे कहीं, तो एक बड़ा सा हाथी जंगल में अपना विचरण कर रहा था। गौतम बुद्ध जी जो है वो अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो विचरण करते करते हाथी एक दलदल में फंस गया, चला गया कहीं पे, चलते चलते भाई पता नहीं चला, कहीं दलदल था, दलदल में फंस गया। अब हाथी उसमें जो है
लगा और डूबने, जितना प्रयास करता था और डूबने लगा। अब वो बहुत परेशान हुआ, लगा चिल्लाने। तो सब लोग आए पास में। अब हाथी है तो निकालेगा कौन? इतने बड़े विशालकाय जानवर को किसको निकालने की हिम्मत है? और कौन सा ऐसा साधन है कि आप निकाल पाएंगे? उस समय तो क्रेन वगैरह भी नहीं था, जेसीबी भी नहीं थी कि चलिए भाई निकाल दें। तो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि नगाड़े बुलाओ, बड़े बड़े नगाड़े बुलाओ, बड़े बड़े जो आपके राज्य में हैं नगाड़ों की व्यवस्था करिए। बड़े बड़े नगाड़े आए, तुरंत बड़े बड़े नगाड़ों की व्यवस्था की गई और नगाड़े बजने लगे। जब नगाड़े बजने लगे और उस नगाड़ों से जो अनुनाद उत्पन्न हुआ, जो रेजोनेंस क्रिएट हुआ, उससे जो उत्साह हाथी के अंदर आया, उस उत्साह से हाथी इतनी ऊर्जा से भर गया कि वो उस दलदल से निकलने के प्रयास में लग गया। और विश्वास नहीं होगा कि वो हाथी फिर उस दलदल से बाहर भी निकल गया। किस लिए? उत्साह से। किस लिए? अपने ऊपर विश्वास करने से, आत्मविश्वास से, उत्साह से, उमंग से, ऊर्जा से। तो कहने का मतलब यही है कि जब आप अपने ऊपर विश्वास रखेंगे, उत्साह रखेंगे, तो आपको कोई नहीं हरा सकता है। आप कितने भी बड़े दलदल में फंसे हों, कितने भी बड़ी समस्या में फंसे हों, आप खुद को स्वयं निकाल सकते हैं। तो जरूरत है सिर्फ क्या? अपने अंदर उत्साह, अपने अंदर ऊर्जा, अपने अंदर पॉजिटिविटी, अपने अंदर सकारात्मकता, अपने अंदर जीवटता और धैर्य की, जिससे आप कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी खुद को निकाल लें। क्योंकि जीता वही जो डरा नहीं। और इस संघर्ष में हम जरूर जीतेंगे। अब हम कल से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, जो भी हमारा आभार ज्ञापन और प्रश्नकाल के विषय पर आपको जल्दी से जल्दी 20 जनवरी के बाद जो है आप देखेंगे तो संसद में जो आवाजें गूंजेंगी, तो आपको जो है कि मंत्री जी का भी अपेक्षित जवाब मिलेगा। मंत्री जी तो वैसे भी हम लोग के साथ हैं। वो कहें कि विधायी प्रयासों में हम आपको बिल्कुल राहत देने जा रहे हैं। किसी भी तरीके से हम अपने शिक्षक साथियों के प्रति कोई भी अन्याय होने नहीं देंगे, उनके साथ हैं। तो ये सारे विषय थे जिस पे मैं आज आपके बीच आया और बहुत अच्छा लगा। हमारे सभी शिक्षक साथी इसी तरीके से अपने धैर्य को बनाए रखें, अपने उत्साह को बनाए रखें और बिल्कुल एक लाइन में मैं कहूँगा, एक लाइन में, कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। जो भी शिक्षक साथी पैनिक में चले गए हैं, परेशान हैं, 2 साल, ये साल, वो साल, इतनी बड़ी संख्या कभी कोई सरकार अवॉइड कर ही नहीं सकती। और आप तो लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके साथ तो गलत हुआ है, आपको रेट्रोस्पेक्टिव डिसीजन से आप प्रभावित हुए। मैं पहले दिन से कर रहा हूं, मैं आपको यही बता रहा हूं कि ऐसे कई कारण हैं जिससे आप ये जानिए कि आप कैसे सुरक्षित हैं। आप तो सबसे पहली बात कि 2001 बेसिक शिक्षा नियमावली से आपकी भर्ती हुई है। आप किसी भी रेट्रोस्पेक्टिव से इफेक्ट से आप प्रभावित हो नहीं सकते हैं, है ना। और तीसरी बात कि जब सरकार अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम है, तो जाहिर सी बात है उसको यूनिफॉर्म नहीं किया गया, उसको जनरलाइज नहीं किया गया, तो कैसे एक साथ आप इतने शिक्षकों को आप थोप सकते हैं इन चीज़ों को। तो सारे विषय हैं जिसपे आपका सेवा सुरक्षा है ना। किसी भी एक व्यक्ति की सेवा सुरक्षा के लिए सरकार संवेदनशील लेती है, यहाँ तो 25 लाख हैं। तो इन सारे विषयों पर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और मैंने आपसे मैंडेमस की बात भी की थी कि अगर 15 साल बीत गया और हमको बताया नहीं गया कि हमको टेट की परीक्षा उत्तीर्ण करनी थी, तो जाहिर सी बात है कि हमको उसका लाभ मिलना चाहिए। आपकी लापरवाही का लाभ किसको मिलेगा? आपकी लापरवाही का लाभ तो हमको मिलना चाहिए ना। आपने अगर हमको नहीं कंप्लायंस करा के नहीं बताया, अगर वो सही है तो। लेकिन हम तो मानते हैं कि 29 जुलाई 2011 के पहले जो भी शिक्षक साथी हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव में आते नहीं, तो उस 15 साल का कभी कोई मतलब नहीं है। आपने एफिडेविट नहीं प्रोड्यूस किया, इस वजह से वो जनरलाइज आदेश आ गया। तो यही सारी चीजें हैं और आपके शुभकामनाओं से ये हम लड़ाई जरूर जीतेंगे। आपका आशीर्वाद चाहिए। हम लोग अब कल परसों से ये अपनी जो है कि अगली तैयारी पे लगने वाले हैं कि हम जो भी 20 जनवरी से शुरू होने वाला है उसके लिए हम अपना जो भी है प्रयास करें, ताकि चीजें अब ये मान के चलिए कि जनवरी फरवरी से जो है कि बहुत कुछ स्पष्ट होने जा रहा है। आप काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ट्रैक पे आ जाएंगी, चाहे वो बात हो सुप्रीम कोर्ट में सारे रीट्स के कंपाइलमेंट की, क्लब अप होके उसकी हियरिंग की डेट की, और चाहे सरकार
का जो है दूसरे सत्र में इसी विषय पर अगर जो परीक्षा के बाद जो आधिकारिक बयान आएंगे उनके प्रयास होंगे, तो ये दोनों जब चीज़ें एक दूसरे से क्लब अप होंगी सुप्रीम कोर्ट से लेकर और यहाँ तक, तो वो चीज़ें फिर आपको फरवरी मार्च के बाद ये मान के चलिए कि फरवरी मार्च तक वो रिजल्ट आपके पास आने वाला है। मैंने बहुत पहले ये बताया था, लिखा भी था कि मई में यूपी टेट की प्रस्तावित तिथि के पहले ही आपको राहत मिल जाएगी, और मैं उस विषय पर पूर्ण आश्वस्त हूँ कि जरूर मिल जाएगी। हमारे सभी शिक्षक साथियों को देश के कोने कोने से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो भी हैं अपने शिक्षण कार्यों में है, वो बिल्कुल निश्चित रहें कि आपको इस वर्ष के अर्ध तक, इस मई जून के पहले ही आपको जो भी विधायी प्रयासों से आपको पूर्ण राहत मिलके आपकी नौकरी के लिए जो भी औपचारिक सुरक्षात्मक उपचार हैं वो आपको बिल्कुल उपलब्ध हो जाएंगे, जिसके लिए हम लोग बिल्कुल प्रयासरत हैं। पहले दिन से प्रयासरत हैं, हमारी टीम प्रयासरत है, और चूंकि हम अकेले नहीं लड़ रहे हैं, आप लोग के साथ लड़ रहे हैं। इतनी ऊर्जा आती ही नहीं जब तक आप लोग का साथ नहीं होता है ना। तबीयत मेरी खराब थी, लेकिन आप लोगों की ऊर्जा मिलती रहती थी, आप लोग का मैसेज मिलता रहता था। देखिए मैं फिर से फिट एंड फाइन हूँ, आप लोग के संघर्ष का सिपाही, आप लोग का छोटा भाई, और फिर से प्रयास कर रहे हैं। कल परसों से हम लोग फिर अपने अगले चरण के लिए लग जाएंगे, और जो भी फिर अपडेट होंगे मैं आपको समय समय पर, मैं, राजेश जी, अमित जी आपको देते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। चलिए फिर जो भी अपडेट होगा मैं आपको साझा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या।